नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको द पब्लिक न्यूज 24 की टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। गणेश जी आपके घर में विराजे, रिद्धि सिद्धि आपको प्रदान करे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो गजल गायक हैं, जो लिरिक्स, कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। आज हम उनसे खास मुलाकात में जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में क्या-क्या मुकाम हासिल किया है और उनके जो महत्वपूर्ण जो उनकी रिकॉर्डिंग है, आज हम उनसे सुनेंगे। मुलाकात करना है, उनका नाम बताना चाहूँगा आप सुने, रंजन देवनाथ रंजीत जी से। तो सर नमस्कार, द पब्लिक न्यूज़ 24 के शो में आपका स्वागत है सर, और आपने अपना कीमती टाइम निकाला, उसके लिए हमारी टीम धन्यवाद कहेगी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका सफ़र है, हमने आपके बारे में सुना है, आपने खुद के ही आपने गज़ल लिखा हुआ है और म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं सर। तो ये सफ़र आपने कब से स्टार्ट किया, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरा सफ़र जो है संगीत का वो बचपन से ही शुरू हुआ। जो इलाहाबाद में मैं जब 4 साल का था तो गाया करता था, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। उसके बाद फिर थोड़ा जब बड़ा हुआ तो मेरे को बहुत ही गाने का शौक़ था। जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स होते थे वहाँ मैं जाता था और क्लासिकल मैंने बहुत सुना। और जहाँ जहाँ बड़े बड़े पंडित लोग गाया करते थे मैं उन महफिलों में जाया करता था। और धीरे धीरे मेरी रुचि बहुत संगीत में थी। और फिल्मी गाने जैसे कि होता है कि फिल्मी गाने इतने पॉपुलर होते हैं कि उन्हीं को सुना जाता है, तो उन्हीं को मैं गाने लग गया। लेकिन मैं बचपन से ही हारमोनियम बजाकर ही गाया करता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में अपना कैरियर बनाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है। तो उनकी शायद निश्चित रूप से, मैं शायद नहीं बोलूँगा, निश्चित रूप से चाहत है कि मैं इस लाइन में आऊँ और अपना काम करूँ। तो 1986 में मैंने एज ए कैरियर इस गज़ल को चुना। वो भी संगीत की जो ताजमहल की वजह से मैं संगीत गज़ल गाया। सर हमने आपने बारे में सुना है कि आपने गज़ल गायक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। सो उसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा और उसके चंद लाइन भी मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने कैसे, आपको लगा कि आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है इसमें। सन 2007 में मैंने एक आगरा में एक रिकॉर्ड किया था। मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं ऐसा रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ और गाता हूँ, तो मेरे जब प्रोग्राम होते थे तो न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में निकलता था, उसमें 2-2 लाइनें भी लिखी जाती थी गज़लों की। तो जब मैं लोगों से मिलता था तो बताते थे कि भाई हम आपके शेर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। तो मैंने कहा कि आपने मेरी आवाज़ मुझे गाते हुए सुना कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, गाते हुए तो नहीं सुना है आपको, और जब आपके तो प्रोग्राम हो जाता है दूसरे दिन पेपर में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं 24 घंटे गाऊँ तो आप लोग आएंगे, सुनेंगे? तो पहले उन्होंने बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं होगा, अगर आप आएंगे तो मैं गाऊंगा 24 घंटे। तो इस तरह से मैंने एक सोचा और ऐसे 10 लोगों से बात किया, सब ने कहा कि 24 घंटे गाएंगे तो हम आएंगे। फिर मैंने एक सॉलिटेयर होटल है वहाँ आगरा में, उनके जो MD हैं उन्होंने मुझे हॉल दिया, बैंक्वेट हॉल दिया, और वहाँ मैंने 24 घंटे का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें मैंने अपनी लिखी और कंपोज की हुई गज़लें ही गाई। तो मुझे बहुत खुशी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरा कार्टून निकाला था, गज़ल सिंगर क्रोन्ड फॉर 24 आवर्स। तो उसके चंद लाइन में आपसे सुनना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं। बहुत गज़लें मैंने गाई थी उसमें, लेकिन उसमें एक गज़ल जो है वो मैं सुनाना चाहूँगा। खूबसूरत है समा, जिंदगानी है यहाँ, रिंद पीने आ गए, ऐ खुदा साकी कहाँ, खूबसूरत है समा। सर आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ बनाया हुआ है, और ये बहुत कम लोगों में एक टैलेंट होता है जो राइटर भी होते हैं, लिरिक्स भी लिखते हैं और कंपोज भी करते हैं।
तो सर आपको कब से लगा कि आप खुद से लिख सकते हैं और इसका कंपोज भी कर सकते हैं? ये सिलसिला शुरू हुआ मुगल शेरेटन होटल, एक 5 स्टार होटल हुआ करता है आगरा में। तो उसमें मुझे मौका मिला गाने का, लंच आवर्स में मुझे गाने का मौका मिला। कोई मुझे मेरे चाहने वाले वहाँ ले गए कि आप इतना अच्छा गाते हैं तो वहाँ रोज़ आपको गाना है 2 घंटे लंच आवर्स। तो वहाँ मैं जब गाना शुरू किया तो मुझे स्टेज मिल गया। फिर मैं धीरे धीरे 2-3 गज़लें लिखा, फिर वहीं मैंने सुनाया क्योंकि स्टेज भी था। तो मुझे लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, बड़ा अच्छा लिखा है आपने, अच्छा गा रहे हैं, धुन भी अच्छी बनी। तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ और उसके बाद मैंने 10 अप्रैल 1991 में सूर सदन ऑडिटोरियम आगरा में, जब मेरे पास करीब 20-25 गज़लें हो गई मेरी लिखी और कंपोज की गज़ल, तो एक प्रोग्राम किया। और मैं बताता हूँ शायद मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ होगा जिसमें 1000 की कैपेसिटी में करीब 750 लोग थे। और नई गज़लें मैंने अपनी सुनाई थी। उस समय अनूप जलोटा जी, पंकज उधास जी, जगजीत सिंह जी बहुत हिट थे, 1986 की बात है। तो नई गज़लें लोगों को पता नहीं क्या हुआ, मुझे मेरी गज़लें बहुत पसंद की। और उसके बाद दूसरे दिन जब मैंने अखबार देखा तो पूरे अखबार, पहली बार अखबार में फ़ोटो आना और नाम छपना और हेडिंग्स में आना, तो मेरे तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। तो बहुत खुशी हुई। तो उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मैं खुद गज़ल लिखूँगा, खुद कंपोज करूँगा और खुद ही गाऊँगा। आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ और इसी ट्रैक में काम कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी एक दुनिया बनाई है और उसी पे काम कर रहा हूँ। सर आप, हर किसी सिंगर के लाइफ में एक अप एंड डाउन का टाइम आता है और जाहिर सी बात है आपका लाइफ का जो इतना बड़ा सफ़र है, जो आप स्टार्टिंग से आज इतने बड़े आप सिंगर बने हैं, आप खुद के लिरिक्स लिख रहे हैं, तो आपकी लाइफ का अप एंड डाउन एंड टर्निंग पॉइंट क्या रहा? जी, टर्निंग पॉइंट तो मेरा उसी दिन था जिस दिन की मैं आगरा में मुगल शेरेटन में गाया, तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया है आगरा यूनिवर्सिटी से और कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगा। ये अचानक एक टर्निंग पॉइंट हुआ। लेकिन हाँ, आगरा में जेपी पैलेस भी एक होटल है, वहाँ भी मैं रेगुलर सिंगर रहा हूँ। वहाँ पर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री के.आर. नारायणन जी के लिए भी मैंने प्रोग्राम किया था सन 2000। और फिर अंबानी ब्रदर्स लोग आए थे, उन लोगों के लिए भी मैंने उसी होटल में मैंने प्रोग्राम किया था। ऐसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, उन लोगों के लिए प्रोग्राम किया। तो इस प्रोफेशन के तहत मैंने बहुत लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई और बहुत मैंने प्रोग्राम्स भी किए। फिल्म स्टार प्रेम चोपड़ा जी मेरे बहुत अच्छे, मेरे गज़लें पसंद करते हैं और मैंने काफ़ी जब प्रोग्राम किया तो एक प्रोग्राम में वो एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर भी आए थे रविंद्रनाथ मंदिर में। मैंने हज़ारों का मतलब कि 1200 साढ़े 1200 गज़लें लिखी और अभी भी काम कर रहा हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ माँ सरस्वती देती है तो लिख लेता हूँ। माँ सरस्वती का आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है और आज गणपति जी का भी आज दिन है, आज स्थापना का, तो सर उससे चंद लाइन हम आपसे सुनना चाहेंगे आपके भजन का। जी। दयालु गणपति, कृपालु गणपति, रक्षालु गणपति, जगपालु गणपति, जय गणपति गणपतये नमः, जय गणपति गणपतये नमः। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इतने सारे आपने खुद के भजन लिखे हुए हैं और आपने यंग युवक के लिए भी कुछ लिखा हुआ है, तो चंद उसके लाइन और उसके बोल हम आपसे सुनना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं। जी जी, यंग जनरेशन के लिए मैं तो मतलब अभी मैं तो बहुत यंग हूँ। देखिए मेरी उम्र लगभग कितनी लगती है आप लोगों को बताइए? अच्छा मैं बता देता हूँ, मेरी उम्र है 66 वर्ष है, लेकिन 26 साल का मुझे फीलिंग रहता है। तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मज़े करता हूँ। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी ज़िंदगी शुरू हुई है। और सही बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है मेरे कैरियर का। तो यंग जनरेशन के लिए तो मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं जब मूड में रहता हूँ तो फिर वो उस हिसाब से मुझे लिखना भी पड़ता है। हाँ, यंग जनरेशन के लिए जैसे ये गज़ल मुझे बहुत पसंद भी है और लोगों को भी पसंद आता है कि पहली बार अगर आप डेटिंग में किसी के साथ जाते हैं तो कैसे कैसे अनुभव होते हैं। पहली बार उनसे मुलाकात होगी, पहली बार उनसे मुलाकात होगी, मेरी जिंदगी में भी बरसात होगी।
धड़कता है दिल क्यों न मालूम मुझको, धड़कता है दिल क्यों न मालूम मुझको, मेरा दिन चढ़ेगा या फिर रात होगी, पहली पहली बार उनसे मुलाकात होगी, मेरी जिंदगी में भी बरसात होगी। सर ये बरसात से हमें याद आया कि आपके लाइफ में भी क्या ये मुकाम आया है कि आपको भी किसी से प्यार है, क्योंकि एक गजल जो गायक होते हैं एक दर्द होता है उसमें, और जब तक दर्द निकल के नहीं आता तब तक सामने को पसंद नहीं आती। तो आपके लाइफ का शुरुआती जो पल था और वो दर्द में कैसे तब्दील हुआ वो हम आपसे जानना चाहेंगे, और उसके चंद लाइन भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, मुझे प्रेम है और मुझे प्रेम है सारी दुनिया से, नाम ले ले के जिए जाऊंगा, ये खता मैं तो किए जाऊंगा, नाम ले ले के जिए जाऊंगा, ये खता मैं तो किए जाऊंगा, मेरी आवाज तू सुने ना सुने, मैं सदा तुझको दिए जाऊंगा। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने आपके बारे में जो हमारा रिसर्च टीम था किया होता रिसर्च किया हुआ है, आपके गुरु जलोटा साहब हैं और जिससे आपके सानिध्य में आपने अपना स्टार्ट किया था अपना कैरियर भी। तो सर उनको प्रेरित होते हुए आप उनके कुछ गजल के जो चंद है लाइट है आप हमें सुनाना चाहेंगे। उनका भजन सम्राट हैं, पद्मश्री हैं, और उनको मैं 1986 से ही जानता हूँ, उनके संपर्क में रहा हूँ, बड़ा स्नेह करते हैं वो, मैं उनको भाई साहब बोलता हूँ। और उनके जो भजन हैं वो तो सब जग जाहिर है, हाँ, ऐसी लागी लगन, तो इसको एक शब्द एक लाइन ज़रूर सुनाना चाहूँगा और उनको प्रणाम करता हूँ उन्हीं के भजन से। और ये भजन जो है इंदिरा देवी जी का लिखा हुआ है जी। तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हर एक सिंगर है, आज के जो सिंगर जो आ रहे हैं यंग यूथ और जो हमारे पहले हो चुके हैं या जो आप भी कई लोगों से मिल चुके हैं, सर संगीत में किस प्रकार का चेंजेस हो रहा है, आपको क्या लगता है? और ये चेंजेस आप किस तरह देखते हैं, सही तरह देखते हैं या गलत तरीकों से आप देख रहे हैं? जी जी, देखिए जो हमारा संगीत जो हमने सुना है 1960 से अगर देखते हैं 1960 से 2000 तक, उसमें मेलोडी बहुत था। मेलोडी का मतलब ही होता है मोहम्मद रफ़ी, मेलोडी का मतलब ही होता है मुकेश जी, हाँ, और ये जितने भी नाम है, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार, तलत महमूद साहब, है ना, ये सब देखिए कैसे गाते थे। कारण क्या है कि उस समय का मूड एक अलग तरीके का था और संगीतकार जो है वो भी बहुत मेहनत से बनाते थे और शब्द प्रधान हुआ करता था, लाउड नहीं होता था संगीत। और लेकिन क्योंकि समय का ये एक दौर रहता है, कभी ये तो कभी वो, एक टाइम में गज़ल 1986 से 80 से शुरू हुआ था, गज़ल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि क्या बताएं, तो ये तो एक चलता रहता है। लेकिन हाँ, आजकल का संगीत जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाउड म्यूजिक रहता है, शब्द प्रधान होता है, लेकिन शब्दों का मर्म जो है ना वो थोड़ा सा गिरता जा रहा है ना। मतलब कि मैं और क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। तो मैं पहले के सॉन्ग हुआ करते थे, हम किसी के सामने भी सुन सकते थे, चला सकते थे, लेकिन आज के आपको क्या लगता है जो सॉन्ग्स आ रहे हैं या फिर रीजनल जो सॉन्ग देखा जा रहा है, उसमें जब तक दिखावा ना हो तब तक सोचा जा रहा है चलेगा नहीं, तो इसके पीछे आपका क्या रहेगा सर बोलना? इसका बोलना यही है कि पहले गाना हम लोग तो पहले गाना सुनते थे, आंख बंद करके सुन रहे हैं, लेकिन आजकल गाना देख रहे हैं, क्योंकि वीडियोग्राफी जब तक नहीं होगी और उसमें झटके झटके और ये लाइट और ये और वो इस तरह का म्यूजिक, लाउड म्यूजिक नहीं होगा, तो वो शब्द प्रधान नहीं है, वो दिखावटी है और बहुत शॉर्टकट वाला मामला है। आज भी देखिए जितने प्रोग्राम होते हैं शहर में, सब रफ़ी साहब के गाने होते हैं, किशोर कुमार के गाने होते हैं, किसी शादी में चले जाइए, किसी घर में चले जाइए, अंताक्षरी आप कर लीजिए, देखिए किसके गाने निकलते हैं।
तो ये दौर तो हमेशा रहेगा, वो जो गोल्डन पीरियड हम कहते हैं वो हमेशा रहेगा और वो सदाबहार गाने। सर देखा गया है कि हर कोई अपने मुकाम को हासिल करने के लिए उस स्टेज में पहुंच जाता है। जैसे आज का जो जनरेशन है ताम-झाम, डीजे, लाउड म्यूज़िक या दिखावे का चल रहा है। तो सर आपको भी कभी लगा कि आपको भी चेंज कर देना चाहिए जो आप पुराना चीज़ है उसको छोड़कर आप भी इस पहलू में जाना चाहते हैं? जी नहीं, ये निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड के लिए भी मैंने कभी नहीं सोचा कि इसको चेंज करूँगा। ठीक है, हम वेस्टर्न म्यूज़िक शब्द वो ले सकते हैं, ये आजकल कीबोर्ड बहुत चल रहा है, ठीक है ना? लेकिन ओरिजिनल जो चीज़ें हैं, वो ओरिजिनल ही रहेंगी। फ्लूट की जगह फ्लूट ही बजना चाहिए, सितार की जगह सितार बजना चाहिए, है ना? ओरिजिनल। लेकिन कीबोर्ड से क्या होता है आजकल एक ही बार में सारे उसमें आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दूसरे का काम भी बिगड़ जाता है, मतलब कि जो लोग फ्लूट बजाते हैं उनको मौका नहीं मिलता है। ठीक है, एक ही से काम हो जाता है, सस्ते में काम हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल चीज़ें ओरिजिनल ही रहेंगी और उसका एक अलग ही मर्म होता है। चलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा आप तो बहुत सारे सिंगर के साथ में काम भी किए हैं, स्टेज शो भी किए हैं, इवेंट भी किए हैं। सर जो पुराने सिंगर हैं आज की डेट में हम उन्हें कुछ पलों के लिए याद करते हैं या कुछ भजन जैसे जलोटा जी की बात करूँगा तो गणपति जी के उसमें हो या भगवान की आरती हो रही तो उसमें याद किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि समाज से आपका जो सिंगर हैं, सभी सिंगर की तरफ से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग संगीत को सुनिए, ज़रूर सुनिए, नए को भी सुनिए और जो वाक़ई में जिसमें डेप्थ है, जिसमें वाक़ई में संगीत है, उसको भी ध्यान से सुनिए। लाउड म्यूज़िक को सुनिए लेकिन उतना मत सुनिए, जितना कि मतलब कि वो ओवर ब्लेम हो जाए और परेशानी हो। और देखिए अच्छा संगीत जब सुनेंगे ना तो आपकी पर्सनैलिटी में भी फ़र्क आएगा। सत्संग क्या होता है? सत्संग का मतलब ये होता है कि आप जहाँ अच्छे संगीत में बैठेंगे तो आप अच्छी बातें ही करेंगे। सर हम इस टाइम का आप जो कमी है हमारे शो का हम और भी इस टाइप का जो सेकंड इवेंट हम करने वाले हैं और आपसे बात करते रहेंगे सर से और भी इनके बारे में क्योंकि हम जितना टाइम दें उतना टाइम कम है सर के बारे में जानने के लिए। तो हम और भी सर को इनवाइट करते रहेंगे अपने शो में। लेकिन शो का जो हम लास्ट भाग है सर एक गज़ल से ख़त्म करना चाहेंगे जो JW मेरियट में आपने किया था उसका जो पसंदीदा जो आपका रहा है उसके 2 चंद लाइन आप सुनाइए। बिल्कुल। मैं एक ऐसी गज़ल सुना रहा हूँ जो मैंने कोलकाता में लिखा था और बड़े विनम्रता से मैं बताना चाहूँगा, जो मैं गज़ल गा रहा हूँ, उसको सुनकर एक शख्स जो ऑडियंस में थे, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपया दिया। तो उस गज़ल को मैं सुना रहा हूँ और मेरी एक गज़ल की किताब भी है, जिसका नाम है मेरा खजाना। वो मैं नेक्स्ट उसमें लाऊँगा, एपिसोड में मैं बिल्कुल लाऊँगा। तो उसकी गज़ल जो है मैं सुनाना चाहूँगा कि जैसे तैसे ज़िंदगी कट जाएगी, काया धरती से मेरी घट जाएगी। जैसे तैसे ज़िंदगी कट जाएगी, काया धरती से मेरी घट जाएगी। ख़ास ये महफ़िल तुम्हें आना ही है, वरना मेरी ज़िंदगी लुट जाएगी। तो इस मुक्तक में हम आपसे सुनना चाहेंगे। अच्छा। जैसे तैसे ज़िंदगी कट जाएगी, जैसे तैसे ज़िंदगी कट जाएगी। काया धरती से मेरी घट जाएगी, काया धरती से मेरी घट जाएगी। जैसे तैसे जिंदगी कट जाएगी। खास ये महफिल तुम्हें आना ही है, खास ये महफिल तुम्हें आना ही है, वरना मेरी जिंदगी लुट जाएगी, वरना मेरी जिंदगी लुट जाएगी। जैसे तैसे जिंदगी कट जाएगी।
वाह सर, आपके तो टाइम हमारा इवेंट और कंटिन्यू चलने का है, लेकिन टाइम का कीमत और टाइम की बाउंडेशन के कारण इस इंटरव्यू को हम यहाँ पर अभी समाप्त करेंगे और सर को हम तीसरे जो सेगमेंट है हमारा, उसमें सर को बहुत जल्द हम इनवाइट करने वाले हैं, जिसमें आपको गज़ल संध्या का जो हम शुभारंभ करने वाले हैं, उसकी चंद झलक हम आपको दिखाएँगे। तो बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ और इस शो में आप कंटिन्यू बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।